हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को क्लास 12th की जो ज्योग्राफी है, पहली बुक है, उसमें आप सभी का स्वागत है। तो चैप्टर नंबर है फर्स्ट, जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। हिंदी में कहें तो मानव भूगोल और प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो ये चैप्टर नंबर 1 है। तो अब इस चैप्टर को, जैसे मैंने बताया था कि चैप्टर पढ़ना है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करने हैं एनसीईआरटी बुक्स के, तो वो इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, और उसके बाद करने वाले हैं एमसीक्यूज वीडियो को। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ऑप्शन ए समाकलनात्मक अनुशासन, दूसरा मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तीसरा द्वैतता पर आश्रित, और चौथा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो मैंने बहुत अच्छे से जब चैप्टर समझाया था, तभी ये बात अपन ने देखा था द्वैतता, जैसे समकलनात्मक आया था, वहाँ पे भी कहा था। और ये तो अपन को पता ही कि मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को ही भूगोल में रखा गया है। मानव भूगोल में तो भूगोल में भी रखा गया है, क्योंकि मानव भूगोल अल्टीमेटली भूगोल की ही शाखा है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, अपन को समझ में आ गया कि कौन सा वाला गलत है आंसर। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? प्रौद्योगिकी के विकास के लिए फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, और ये मैं समझाई चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए यात्रियों का विवरण, ऑप्शन बी प्राचीन मानचित्र, ऑप्शन सी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, और ऑप्शन डी प्राचीन महाकाव्य। तो ए और ए तो एक जैसे लग रहे हैं, बस चंद्रमा, तो ए वाली मिट्टी की बात नहीं हुई है, तो ए वाला सीधा ही नहीं माना जाता है, ठीक है। तो ये भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता। तो हाँ, मानव बुद्धिमत्ता तो चाहिए ही चाहिए, उसमें तो कोई दोहरा नहीं है। लेकिन साथ में और क्या चाहिए? प्रौद्योगिकी चाहिए, लोगों का अनुभव चाहिए, मानवीय भाईचारा। तो ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि मानव मतलब एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्य क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? प्रौद्योगिकी। जैसे कि मानव है, तो मानव को गर्मी लग रही है, बहुत तेज़ धूप है, तो वो एसी में जाएगा, बैठ जाएगा। एसी में क्या टेक्नोलॉजी लगी है ना, उस आधार पे। तो सबसे ज़्यादा जो अन्योन क्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, वो है टेक्नोलॉजी। क्या है? टेक्नोलॉजी। तो इसका क्या सही आंसर होगा? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ठीक है। हिंदी में प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं? क्षेत्रीय विभिन्नता, तो अपन ने देखा था कि उपनिवेशिक टाइम के पहले कौन सा था? अन्वेषण और वर्णन था। फिर क्षेत्रीय विभिन्नता आया था, स्थानिक संगठन आया था, लेकिन मात्रात्मक क्रांति ऐसा कुछ नहीं था। तो ये वाला अलग हो जाता है, यही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत दिया गया है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। चलिए नेक्स्ट, आप चेक कर सकते हैं बाकी कि मैंने सही कहा या नहीं, लेकिन है वही सही, ठीक है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। 30 शब्दों में अपन को उत्तर देने हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है, जिसमें कुछ बातें समान हैं, ठीक है। तो अब एक परिभाषा हम देख लेते हैं। बहुत सारे अलग, रेडजेल ने अलग कहा है, व्लास ने अलग कहा है, सबने अलग अलग कहा है, रिटर्न ने अलग कहा है। तो उन सब की बातों में कुछ कॉमन है, उसको, उस परिभाषा को आप याद कर सकते हैं। अतः मानव भूगोल के अंतर्गत
प्राकृति, जिसे हम भौतिक पर्यावरण कहते हैं, तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल में क्या किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच अंतर संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारण तथा विश्व के जितने भी भाग हैं वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं भी, उनका अध्ययन किया जाता है। किस में किया जाता है? भूगोल की कौन सी शाखा में? मानव भूगोल में। और जबकि अगर देखा जाए तो भौतिक भूगोल में किसका किया जाता है? भौतिक भूगोल में इनका नहीं किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम बताइए। उपक्षेत्रों के नाम बताइए। उत्तर है मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, वो टेबल पढ़ी थी ना अपन ने, भूगोल के मतलब मुख्य विषय, फिर उपक्षेत्र, फिर सामाजिक विज्ञान, उनमें जो बीच में लिखा था वो लिखने हैं सारे। मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल तथा उद्योग भूगोल आदि। ठीक है, तो आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आ गया होगा आपको। इतने में से आप कुछ भी 4-5 लिख देना और आदि लगा सकते हैं या इत्यादि लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। तो अपन को पता है कि मानव भूगोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूसरे से संबंध रखता है, तो उन सबसे इनका गहरा संबंध है। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है क्योंकि इसमें मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान से, मनोविज्ञान से, अर्थशास्त्र से, समाजशास्त्र से, मानव विज्ञान से, इतिहास से, राजनीति विज्ञान से व जनान की आदि से। ठीक है, तो ये था थर्ड क्वेश्चन। इसी के साथ में ये 30 शब्दों के प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए, यानी कि 150 बड़े वाले सवाल आ गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे अपन ने एक लड़के की स्टोरी देखी थी चैप्टर में कि एक लड़का होता है जो घने जंगलों में रहता है। एक लड़का नहीं बल्कि वो लड़का जहाँ पे रहता है वहाँ पे बहुत घने जंगल हैं और 3 बस्तियाँ हैं। बस्ती में केवल 3 झोपड़ियाँ हैं। तो वो कहाँ? जंगल में जाता है। बहुत घना जंगल है, ठीक है, बहुत ही घना जंगल है। तो जब वो जाता है तो मतलब वो देखता है कि मतलब कि वो फल वगैरह तोड़ने के लिए जाता है, क्योंकि पूर्णिमा को जो मेला लगेगा उसमें उसके बदले कुछ चीज़ें खरीदी जाएंगी। तो वो याद करने की कोशिश करता है कि उसके पापा ने, दादा ने क्या कहा था, ताकि वो जल्दी तोड़ के लाए। उसके साथ में 2-3 लड़के और हैं। वो पानी पीते हैं नदी का, महुए और पलाश के फलों को मतलब और पेड़ों को देखते हैं और खुश होते हैं। फिर अचानक से और आदमी आ जाते हैं और वो देखते हैं, तो वो उनको देखकर ही इस जंगल में छुप जाते हैं। वो स्टोरी देखी थी ना, तो उसमें क्या है कि प्रकृति जो है मतलब जंगल जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि आदिम जो समाज होता है उसमें प्रकृति ज़्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि तब प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी नहीं होती। जैसे कि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, तो क्या मैं तुम्हें पढ़ा पा रही थी? नहीं पढ़ा सकती थी ना, मैं कितना ही चाहती। तो चलो आइए अब आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में तो ये स्टोरी थी, अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। उत्तर है आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था, तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था, यानी कि मजबूर था। उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम ही थी। मानव के इस प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है।
तो मैंने तब भी बताया था और यहाँ पे भी मैं बता रही हूँ, जब अपन प्रकृति के अनुसार मतलब कि प्रकृति के बंदिशों में रहते हैं कि जैसे कि टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तो जो नेचर कर रही है उसको झेलना पड़ता है, तो पर्यावरण ही सब कुछ तय करती है, निश्चय करती है, तो इसको कहते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। यह एक विचारधारा है। इस अवस्था में प्राकृतिक मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। जैसे कि वो लोग पूजा करने वाले हैं पूर्णिमा के दिन, जितने भी जंगल हैं, वन हैं, उन सब की। विश्व में आज भी ऐसे समाज हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य बनाए हुए हैं और प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य व सत्कार योग्य बनी हुई है। अपने सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर परोक्ष रूप से निर्भर करता है। ठीक है, निर्भर है। ऐसे समाज में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण किए हुए हैं। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं, अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल विकसित करने में समर्थ हो जाते हैं। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ लोग और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं, जिनकी छाप प्राकृतिक वातावरण पर सर्वत्र दिखाई देती है। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है। तो आज से 200 साल पहले तक सारे के सारे देश जो हैं वो इसी अवस्था में थे। ठीक है, अब फिर चेंज हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी करना है। ठीक है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में तो भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल खुद में एक शाखा है, फिर मानव भूगोल की शाखाएं क्या हैं ये देखना है। वास्तव में भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझने और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया। अतः मानव भूगोल में प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन का केंद्र मानव ही होता है। उनकी व उसके विकास क्रम में उसके द्वारा की गई अन्योन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञान की उत्पत्ति संभव हो सकी, जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, कल्याण, अर्थशास्त्र, जनांकी अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन, विनियोजन, राजनीति, सैन्य विज्ञान, लिंग अध्ययन, नगर व ग्रामीण नियोजन, अर्थशास्त्र, संसाधन अध्ययन, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र व वाणिज्य, पर्यटन व यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। तो ये सब क्या हो गई? हाँ, ये सब सामाजिक विज्ञान से वो अपन ने कॉलम पढ़ी थी उनसे संबंधित है। इस तरह ज्ञान के विस्तार के साथ मानव भूगोल के नए उपक्षेत्रों को विकसित के जो मानव भूगोल के नए उपक्षेत्र हैं वो भी विकसित होते रहते हैं। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ लिया कि ये सब कुछ अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं? राइट चैप्टर हो गया, वेरी गुड। उसके बाद NCERT के जो सॉल्यूशन थे, यानी कि जो पार्ट के पीछे क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के पीछे, उसके सॉल्यूशन देख लिए, वेरी गुड, ये भी डन हो गया। थर्ड एक्स्ट्रा क्वेश्चन और फोर्थ MCQs को हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे। कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताना। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, बस ज़रूरी ये है कि जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा फर्स्ट या MCQs या जितने भी अपन ने सवाल लगाए, लेकिन अगर खुद एक बार मैंने कहा भूगोल का वर्णन नहीं करता है, अपन ने देखा प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में पेश है, तो इसको अगर एक बार कमेंट में लिख दोगे ना तो भूलेगा नहीं, क्योंकि जिसको हम लिख देते हैं एक बार वो भूलने की चांसेस कम हो जाते हैं।
और अगर 2-3 बार वीडियो देख ली और 2-3 बार लिख दिया तो फिर भूलने से रहा, ठीक है। तो ये करा जा सकता है। और सब्सक्राइब करना या फिर सर्च करना ये तुम्हारी मर्जी है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो मैं थी नेहा राजा परमार, थी नहीं हूँ भी, और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट अपने इसी टॉपिक के आगे वाले हिस्से के साथ में, यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।